नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमने प्राचीन इतिहास की ये श्रृंखला प्रारंभ की है और सबसे पहले हमने देखना प्रारंभ किया है प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत। और इन विभिन्न स्रोतों में हमने इससे पहले 3 वीडियो डाला है जिसपे हम ब्राह्मण साहित्य के बारे में चर्चा किए हैं, जिसमें वेद आते हैं, उपनिषद, आरण्यक, वेदांत वगैरह हैं, शुल्ब सूत्र वगैरह हैं, महाभारत, पुराण, इन सब से संबंधित वीडियो है। उसमें आपको ये बताया गया है कि इन स्रोतों से, उन स्रोत का नाम बताया गया है और उन चारों वेदों का मैंने उस पर विशद वर्णन किया है। हालांकि वैदिक काल आने पर उसका भी वर्णन वहाँ किया जाएगा, लेकिन मैंने पहले ही आपको दे दिया डिटेल। परीक्षा के दृष्टिकोण से जितना महत्वपूर्ण है वो सारी सामग्री यहाँ आपको दे दी जा रही है। आप कोई भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर जीएस से संबंधित प्रश्न आ रहा है, अगर प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्न आ रहा है, तो हमारी इस वीडियो से बाहर आने की कोई संभावना नहीं है। हम इसको बहुत ही प्रमाणित तरीके से तैयार कर रहे हैं, संक्षिप्त और व्याख्यात्मक रूप से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि ब्राह्मण साहित्य की चर्चा हो चुकी है, अब हम यहाँ देखेंगे गैर ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य जो हैं, उनसे किस प्रकार से, कौन से ऐसे ग्रंथ हैं, कौन से ऐसे धर्म संप्रदाय हैं जिनसे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होने वाली है। उनमें गैर ब्राह्मण ग्रंथ पहले देखते हैं, जैन बौद्ध को देखेंगे, फिर लौकिक साहित्य देखेंगे, फिर विदेशी स्रोत देखेंगे, यानी कि जो विदेशी आए हैं या विदेशों से कोई स्रोत जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होगी प्राचीन इतिहास के बारे में। ब्राह्मणेतर साहित्य में पहला देखते हैं बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ का प्रसिद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इनसे प्राचीन इतिहास के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया का अर्थ क्या होता है? जैसे वहां आपको सारी सूचनाएं मिलेंगी एक जगह, तो सुत्त पिटक को भी बौद्ध धर्म से सारी सूचनाएं एक जगह मिलने की वहां गुंजाइश होती है। जातक कथाएं क्या होती हैं? जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं होती हैं। पशु पक्षियों जानवरों के माध्यम से यहाँ उपदेश दिया जाता है और बताया जाता है कि जीवन को किस तरह से दिशा दी जाए, किस तरह से जीवन को सही रास्ते पर, सदमार्ग पर रखा जाए। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में संकलित है। अब देखिए, यहाँ जो पाली भाषा की हम बात कर रहे हैं, तो एक थोड़ी सी चीज समझना जरूरी है। यहाँ कोई भी भाषा होती है तो उसका एक विकास क्रम होता है, एक अवस्था होती है। भाषा उस विकास दौर से गुजरने के दौरान, उस समय में गुजरने के दौरान तमाम प्रकार के परिवर्तनों को ग्रहण करती है, तमाम प्रकार के संस्कार छोड़ती जाती है। जैसे भाषा के अपने संस्कार क्या होते हैं? व्याकरण। आज के समय देखिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो शायद शुद्ध हिंदी बोलता हो। अगर कोई शुद्ध हिंदी बोलने लग जाता है, बोलता है, तो लोग उसे आश्चर्य की नज़र से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी भाषा में अरबी शब्दों का प्रयोग नहीं है, फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं है, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं है। तो अब क्या होता है, देखिए, भाषा का पतन हुआ है पिछले 20 सालों में। 20 सालों पहले जो हिंदी थी, आज उसका पतन हो गया। कुछ लोग कहते हैं नई भाषा अंग्रेजी है। तो पहले क्या था? संस्कृत बोलते थे विद्वान लोग जो होते थे, जो एक अध्ययन अध्यापन का वर्ग होता था, वो संस्कृत बोलता था। उसके बाद क्या हुआ? भाषा का पतन हुआ। उसमें क्या आया? प्राकृत आया। प्राकृत भाषा बोलने जाने, प्राकृति नहीं, प्राकृत, ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसके बाद क्या आया? अपभ्रंश आया। ठीक है, अपभ्रंश आया। अब इसी दौरान क्या हुआ? प्राकृत के समय ही, प्राकृत और अपभ्रंश के बीच में ही आपका आता है पाली भाषा। तो ये जो पाली प्राकृत आते हैं, ये दो दरअसल ये बोलियां थी, लेकिन बृहद स्तर पे देखिए, कोई बोली जब एक बृहद स्तर पे बोली जाने लगे, उसका अपना व्याकरण हो, उसमें ग्रंथों की रचना हो, साहित्य की रचना हो, तो भाषा का रूप ले लेती है। तो ये प्राकृत हुआ। प्राकृत के बाद अपभ्रंश बना। अपभ्रंश के बाद जब भाषा का और पतन हुआ, भाषा में और गिरावट आई, तो उससे बना अवहट्ट। अवहट्ट बना। अवहट्ट से क्या हुआ? अवहट्ट को पुरानी हिंदी भी कहा जाता है। उसके बाद जब आगे क्रम बना, तो ये पतन के बाद हिंदी अपने स्वरूप में आई। तो कुल मिला के कहने का अर्थ क्या है कि भाषा का ये जो विकास होता है, कुछ विद्वान इसको पतन भी कहते हैं, कुछ लोग विकास कहते हैं। तो ये हमें यहाँ डिबेट का विषय नहीं, क्योंकि हम भाषा विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि पाली जो भाषा थी उस समय, चूंकि वो सामान्य वर्ग की भाषा थी, और सामान्य वर्ग की भाषा थी इसलिए जो बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई उसी भाषा में की गई, जिससे कि सामान्य लोग उसको विधिवत समझ सकें। अगला आता है बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश। इससे भी प्राचीन इतिहास, मौर्यकालीन समय की जानकारी हमें प्राप्त होती है। संस्कृत में लिखित ग्रंथ महावस्तु और ललित विस्तार से भी महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अगला आते हैं जैन साहित्य की बात करें।
जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इनका एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, इससे भगवान महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र है एक, जिसकी रचना भद्रबाहु द्वारा की गई थी। ये जैन मुनि थे और जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के विषय में हमें कल्पसूत्र से जानकारी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई। अब देखिए, मैंने अभी बताया विकास क्रम, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी, इस तरह विकास हुआ। प्राकृत भाषा में इन्होंने किया। अब आपको शायद इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए कि प्राकृत भाषा में ही क्यों किया गया, क्योंकि ये जन सामान्य की भाषा थी और इन दो धर्मों का उदय ही जन सामान्य के लिए हुआ ही था। अगर आप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पढ़ेंगे, जब हम इतिहास पढ़ाएंगे तो हम विस्तृत वर्णन वहां पे करेंगे इसकी। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचंद्र एक विद्वान थे, परिशिष्ट पर्वन इनका ग्रंथ है। ये है जैन ग्रंथों का अंतिम सुव्यवस्थित संकलन 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ था। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जैन ग्रंथों का अंतिम सुव्यवस्थित संकलन किस शहर में हुआ था, किस नगर में, किस स्थान पे? तो वल्लभी नामक नगर में था, वो गुजरात में था। अब लौकिक साहित्य देखते हैं। देखिए, लौकिक साहित्य क्या होते हैं कि ये किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं होते, ये निरपेक्ष साहित्य होते हैं। इनके जो विषय होते हैं ये जनजीवन से संबंधित, प्रशासन से संबंधित, जो है कला से संबंधित, किसी और चीज़ों से संबंधित हो सकते हैं। तो ये लौकिक कहे जाते हैं, यानी कि इस दुनिया से संबंधित हैं। इनमें दैवीय परंपरा, दैविक विधान, इन सब की चर्चा नहीं होती सामान्यतया। इनमें पहला जो प्रसिद्ध ग्रंथ आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र आता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए कि कौटिल्य के 2 अन्य नाम थे, वो कौन कौन थे। भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। देखिए, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ लोग होते भी हैं ऐसा। ये विशुद्ध राजनीतिक ग्रंथ है। इसमें मौर्यकालीन राजनीतिक प्रथाओं, राजनीतिक प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। और कहा जाए तो आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बेहतरीन प्रशासक बनाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी और एक भारत को एक प्रशासनिक ढांचा में संकलित करने के लिए। विशाख दत्त की एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उसके बाद सोमदेव की कथा सरित सागर है, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी है और कल्हड़ की राजतरंगिणी है। कल्हड़ की राजतरंगिणी संस्कृत साहित्य इतिहास लेखन की ये प्रारंभ माना जाता है। यहाँ से इसमें कश्मीर के इतिहास की चर्चा की गई है। कश्मीर के इतिहास की चर्चा राजतरंगिणी में की गई है। तो ये भी कभी पूछा जा सकता है कि इसमें किसकी चर्चा की गई है। अब विदेशज देख लेते हैं। विदेशज यहाँ तात्पर्य हुआ कि जो विदेशी ग्रंथ हैं या विदेशी लोग हैं, उन्होंने अपने लेखन में या अपने चित्रण में किस तरह से भारत का जिक्र किया, प्राचीन भारत का जिक्र किया, वहाँ उसके बारे में देखेंगे। पहले यूनान देख लेते हैं। रोमन लेखक टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, निम्न में से कौन वैद्य था, कौन लेखक या कौन विदेशी व्यक्ति वैद्य था? तो टेसियस ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस, इसकी पुस्तक है हिस्टोरिका है। नियार्कस, अनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, ये सिकंदर के समकालीन थे। मेगस्थनीज, डायमेकस, डायोनिसियस, ये सब सिकंदर के बाद आए हैं। यहाँ मेगस्थनीज की जो पुस्तक थी, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसमें मगध के विषय में चर्चा की गई है। मगध के विषय में काफ़ी कुछ बताया गया है, तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ईजी है, काफ़ी बार मैं भी जिक्र कर चुका हूँ और सभी जानते हैं। डायमेकस क्या था? सीरियन नरेश जो एंटियोकस था उसका राजदूत था। प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि ये किसका राजदूत था, कभी कभार, खासकर स्टेट पीएससी में और जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें कभी कभी ये डाल देता है नाम। बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायोनिसियस मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। ये सम्राट अशोक के दरबार में आया था डायोनिसियस। टॉलमी ने प्रथम शताब्दी में जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी। ये जियोग्राफी सामान्य परिचय था, एक तरह से बहुत विशेष पुस्तक नहीं थी। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें यहाँ की जड़ी बूटियों, वनस्पतियों, पेड़ पौधों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब चीनी लेखक या यात्री के बारे में देख लेते हैं जो आए थे। इनमें पहला आता है फाहियान। 5वीं सदी में यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक उपाधि धारण की थी और उसके बाद उस उपाधियों की लाइन लग गई। काफ़ी लोगों ने उपाधि धारण की और बहुत प्रसिद्ध उपाधि है। आगे देखते हैं ह्वेनसांग। 7वीं सदी में भारत आया। हर्ष के शासन काल में भारत में 16 वर्षों तक रहा है। देखिए, हर्ष का साम्राज्य अपने आप में बहुत ही महान साम्राज्य था। मतलब कहा जाए तो अंतिम प्राचीन काल का ये सम्राट था जिसने भारत को एक छत्र के नीचे बांधने की कोशिश की थी। अंतिम सम्राट कहा जाए तो 6 वर्षों तक ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और इसने CU की
यहाँ मैं इसको हाईलाइट करना भूल गया हूँ, आप ध्यान रखिएगा। मैं इसको पेन से हाईलाइट कर दे रहा हूँ फिलहाल। CU की ये पुस्तक है, CU की ये पुस्तक लिखा, ये यात्रा वृत्तांत है। उसके बाद ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ह्वेनसांग को प्रश्न ये भी बना है कई बार। आप अगर पिछले 20-25 सालों का प्रश्नोत्तर उठा के देखिए तो मैं आपको अभी तक जितना बताया हूँ इसमें से 2-3 प्रश्न तो आपको जरूर टकरा जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये केवल अभी मैं परिचय दे रहा हूँ, इसलिए यहाँ विस्तृत चर्चा नहीं हो रही है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे हम डिटेल में बताएंगे। तो जैसा कि मैं कहते आ रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। इत सिंह 7वीं सदी में भारत आया। उसने विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ के दैनिक जीवन के बारे में विवरण दिया। मात्वालीन हर्ष के पूर्वी के अभियान, यानी कि पूर्व क्षेत्र में जब हर्ष ने अभियान किया था लगभग बिहार तक के क्षेत्र के लिए, तो उन सब जगहों के लिए इसने जिक्र किया है अपने विवरण। के बाद आता है चाओ जू कुआ, ये चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डालता है। देखिए ये नाम थोड़ा टिपिकल होते हैं और एग्जामिनर डाल देते हैं, कभी कभी मिलान कराने के लिए डाल देते हैं। हम बहुत फेमस सुने रहते हैं, ह्वेनसांग सुने हैं, फाइयान सुने हैं, इत सिंह सुने हैं, लेकिन ये 2 नाम ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अजीब होते हैं। आजकल ट्रेंड भी चल रहा है, ऐसी चीज़ों को पूछा जा रहा है। उसके बाद चीनी यात्री सुंग यून 518 ईस्वी में भारत आया। अब देखते हैं अरबी यात्री। अरबी यात्री अलबरूनी था। 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। उसने तहकीके हिंद या किताबुल हिंद नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसका जिक्र किया। इसने रीति रिवाजों का भी जिक्र किया है। सुलेमान 9वीं सदी में भारत आया। सुलेमान नामक अरबी यात्री था। पाल और प्रतिहार शासकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं का वर्णन किया इसने। पाल क्या थे? ये जो आपका बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पे पाल वंश के रहते थे, पाल वंश होता था। बंगाल में उधर गौड़ वंश होता था। और जो प्रतिहार वगैरह होते थे ये आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का ऊपरी हिस्सा, इन सब जगहों पे प्रतिहारों का, गुर्जर प्रतिहार का शासन होता था। तो इनके बारे में सुलेमान ने जिक्र किया है। बगदाद से अलमसूदी आया। राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों का इसने वर्णन किया। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि बगदाद इस समय उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो बताने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। इब्न बतूता, अब अन्य देख लेते हैं। इब्न बतूता अरबी भाषा में रहला नामक इसने ग्रंथ लिखा। 14वीं सदी का इसने वर्णन किया है अपने ग्रंथ में। उसके बाद देखते हैं तिब्बती लेखक की बात करें। तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे। कंग्यूर नामक इन्होंने ग्रंथ की रचना की थी। मार्को पोलो पांड्य देश की यात्रा पे आए थे और इन्होंने पांड्य देश, ये दक्षिण भारतीय राष्ट्र हैं, राजा हुआ करते थे, साम्राज्य हुआ करता था पांड्य, वहाँ के बारे में इन्होंने चर्चा की है। हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि अगर हमारी कोई भी नई वीडियो आती है तो आप तक पहुँच जाएगी और आपको सूचना मिल जाएगी। उसका लाभ उठाते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।